ठीक है मेरे प्यारे पश्चिमी और अमेरिकी देशभक्तों, आपने अमेरिका की सबसे बड़ी दुश्मनों में से एक को नाराज कर दिया है, जो अपने भाई के साथ सोई ताकि वो अमेरिका में रह सके। वह अमेरिका से इतनी नफरत करती है कि अमेरिकी करदाताओं को धोखा देना उसे गलत नहीं लगता। हाँ, मैं इल्हान उमर की ही बात कर रहा हूँ। तो सुनिए इस अमेरिकी हीरो टॉम एमर को, जो मिनेसोटा के प्रतिनिधि हैं। टॉम एमर, सुनिए वह इल्हान उमर के बारे में क्या कहते हैं। बताइए क्या किसी अपराधी को उजागर करने में कुछ भी नस्लवादी नहीं है। तो जब मैं ये कहता हूं उसे चुनो। समय आ गया है। मेरा मतलब है यही तो वे मिनेसोटा राज्य में करते हैं। आप जानते हैं हमारी संस्कृति वो स्कैंडिनेवियाई संस्कृति। वैसे मुझे आगे बढ़ने से पहले ये साफ कर देना चाहिए, मिनेसोटन क्या यहाँ कोई है? अच्छा, तो मुझे बस इतना कहने दीजिए। ठीक है। अच्छा, जन्मे तुम वो टोपी पहन रहे हो, जरूर उत्तरी मिनेसोटा आयरन रेंज से हो, नहीं? शायद आयोवा के करीब। नहीं, मैं यहीं छोड़ता हूं। मैं ये इसलिए कहता हूं क्योंकि मिनेसोटा ने पैसिव एग्रेसिव व्यवहार शुरू नहीं किया, लेकिन हमने इसे खूब निखारा है। ठीक है। मैं काफी ज्यादा आक्रामक किस्म का हूं, जो मिनेसोटा में हमेशा काम नहीं आता, जैसा कि राल्फ आपको बताएंगे। आप जानते हैं कभी कभी मिनेसोटा के लोग इतने डर जाते हैं कि आप हमें नस्लभेदी कह देंगे, आप हमें इस्लामोफोब कह देंगे, आप हमें ऐसा नाम देंगे जिससे हम उस झगड़े में नहीं पड़ना चाहेंगे। जानते हैं क्या? माफ कीजिए, मुझे इसे रोकना पड़ा, मुझे माफ करिए। अगर आप आज के समय में रहते हैं, अपने शहरों की हालत बिगड़ते देखी है और यूनाइटेड किंगडम में हो रही घटनाओं पर ध्यान दिया है, फिर भी डरते हैं, तो मुझे माफ कीजिए। अगर आप डरते हैं कि आपको नस्लवादी, कट्टर या इस्लामोफोब कहा जाएगा, तो माफ कीजिए, आप बेवकूफ़ हैं, क्योंकि ऐसा कोई लेबल नहीं है जिससे आपको डरना चाहिए। अगर उसकी कीमत पर आप अपना देश, अपनी विरासत, अपनी पूरी सभ्यता खो रहे हैं। जानते हैं क्या? यूके में उनके वामपंथी राजनेताओं और पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जब ग्रूमिंग गैंग कांड की बात आई तो उन्होंने जांच के सभी रास्ते नहीं अपनाए। उन्हें डर था कि उन्हें इस्लामोफोब या नस्लवादी कहा जाएगा, लेकिन मैं इसे पूरी तरह नहीं मानता। अब सच सामने आ रहा है कि कई लेबर पार्टी नेता और पुलिस अफसर ग्रूमिंग गैंग रैकेट में शामिल थे। यह बहुत ही बेवकूफ़ी है। या तो तुम्हें नस्लवादी कहेंगे या देश खो दोगे, सोचो। और मैं डरता हूं, और मैं वास्तव में ये बताते हुए खुश हूं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन आरोपों या इन लेबल्स के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं। तो प्रतिनिधि टॉम एमर को बधाई। आपको सिर्फ निष्क्रिय आक्रामक नहीं, बल्कि आक्रामक पक्ष में रहना चाहिए। आपको आक्रामक होना चाहिए, अपने मूल्यों की रक्षा में सचमुच आक्रामक। मैं तो कहूंगा कि मुझे कभी परवाह थी ही नहीं, लेकिन अब मैं जरा भी सावधान नहीं रहूंगा। मुझे परवाह नहीं है। मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता तुम कहां से हो। लेकिन अगर आप इस महान देश में आते हैं तो आपको समझना होगा कि आप यहाँ एक अमेरिकी बनने के लिए आ रहे हैं। हाँ, और ये एक परम विशेषाधिकार है। तीसरी दुनिया के व्यक्ति के लिए अमेरिका, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया जाना खास अधिकार है, जैसे हैरिस सुल्तान। मैं पाकिस्तान से आया हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया को नहीं बदलूंगा और पाकिस्तान के प्रति वफादार नहीं हूँ, बस शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे नहीं लगता वो देश कहीं जाएगा, वह असफल है। फिर भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मैं उन पर परमाणु बम नहीं गिराऊंगा। मेरी वफादारी अब उस देश के साथ है जहां मैं गया हूं। ये मुश्किल नहीं है। ये सभी तीसरी दुनिया के लोग जो अपने युद्धग्रस्त देशों से दुनिया के सबसे महान देशों में से एक संयुक्त राज्य अमेरिका में आ रहे हैं। फिर भी ये अमेरिका के वफादार नहीं हैं। इन्हें बाहर करो। यह कोई बड़ी या असभ्य मांग नहीं है, जैसा कि वामपंथी जागरूक लोग कहते हैं। यह कठिन मांग नहीं है। आप इस देश में आते हैं। वैसे क्या आपके यहाँ नागरिकता समारोह नहीं होता? मुझे याद है, जब मैं अपने ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता समारोह में गया था तो मैंने एक शपथ ली थी जो कुछ इस तरह थी। मैं इसे अपने शब्दों में कह रहा हूँ, जो कुछ इस तरह थी कि मैं ऑस्ट्रेलिया और उसके लोगों के प्रति वफादार रहूंगा। मैं ऑस्ट्रेलिया के कानून, मूल्य और संविधान का पालन करूंगा। मैं संयोग से पाकिस्तान में पैदा हुआ, लेकिन सोच समझकर
ऑस्ट्रेलिया में रहना चुना, जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैं कहता हूं कि मेरी जिंदगी की दो सबसे बड़ी बातें हैं, ऑस्ट्रेलियाई नागरिक बनना और अपने बच्चे का पिता बनना। और यही मैं सच में कर रहा हूं। आप जानते हैं, अभी इसी वक्त मैं यही कर रहा हूं। मैं ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों का पालन कर रहा हूं। मैं उस शपथ के प्रति वफादार और सच्चा हूं जो मैंने ली थी। लेकिन मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि उन नागरिकता समारोहों में ज्यादातर लोगों को इस शपथ में क्या है इसकी परवाह भी नहीं होती। वे कहते हैं कि वे ऑस्ट्रेलिया के प्रति वफादार हैं क्योंकि उन्हें ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट चाहिए। लेकिन उनसे पूछे, क्या आप पहले मुसलमान हैं या ऑस्ट्रेलियाई? वे आपको बिना सोचे तुरंत बता देंगे। यही हाल अमेरिका, ब्रिटेन सहित सभी जगह के मुसलमानों का है। हर चीज के लिए एक क्लिप है। गैर मुसलमानों के प्रति हमारी नफरत हमें उनके साथ अन्याय करने से नहीं रोकती। मेरी दलील ये होगी कि ये हमें उनके साथ सह अस्तित्व में रहने, उनके साथ एक समाज में रहने से भी नहीं रोकती। मैं ऐसे देश में रह सकता हूँ जहाँ मैं इन लोगों के साथ हूँ, लेकिन मुझे वे पसंद नहीं है। उसके दिल में उनके लिए नफरत है। मैं कहता हूँ कि आज के समय में ये दावा करना बहुत बहुत मुश्किल है। आप पर थोपना, ये कहना कि आपको ब्रिटिश मूल्यों को स्वीकार करना ही होगा। और मुसलमानों को ऐसी परिस्थितियों में डाला जा रहा है जहां उनसे पूछा जाता है, क्या आप पहले मुसलमान हैं या पहले ब्रिटिश है? हाँ, लेकिन ये सवालों के जवाब देना आसान है। मैं पहले मुसलमान हूँ, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत क्या है? मैं पहले मुसलमान हूं, बात यही खत्म हो जाती है। तो इसमें आपको क्या, इसमें क्या उलझन है? असल में उलझन उनके अंदर की आवाज से आती है, क्योंकि आप ब्रिटेन में रह रहे हैं। आप उनकी सरकारी सहायता पर जी रहे हैं। ब्रिटेन ने सब कुछ दिया, बदले में वफादारी और ब्रिटिश मूल्य चाहता है। वे पूछते हैं, क्या मैं पाखंडी हूं क्योंकि मैं ब्रिटेन में रह रहा हूं, लेकिन मुझे ब्रिटेन से नफरत है। उन्हें ब्रिटेन से नफरत है, उन्हें नफरत है, उन्हें नफरत है। ये सिर्फ ब्रिटिश मुस्लिम तक ही सीमित नहीं है। इसे देखिए, ये आदमी एक अमेरिकी है, अमेरिकी मुस्लिम। हमारे पास एक आदमी है जिसे अमेरिकी सैनिकों से नफरत है, जिन्होंने उसे वहां रहने की आजादी दी। किसी ने मुझे इजाजत नहीं दी। मेरे माता पिता ही एकमात्र लोग हैं जिन्होंने त्याग किए हैं। किसी भी सैनिक ने कोई त्याग नहीं किया। मैं ये साफ कर देना चाहता हूं, मैं अमेरिकी सेना का समर्थन नहीं करता। नहीं, मैं संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन नहीं करता। मैं दोनों को ही नीचा समझता हूं। वह अमेरिका और अमेरिकी सेना को नीचा समझता है और अब तक एक अपवाद है। उसकी दाढ़ी नहीं थी। इस आदमी को देखो। अमेरिका ही कैंसर है। अमेरिका, अमेरिकी सरकार, सेकुलरिज्म, लोकतंत्र, पूंजीवाद, ये ऐसे कैंसर हैं जिन्होंने अपनी बीमारी पूरी दुनिया में फैला दी है। तो निर्वासित करो, उनकी नागरिकता रद्द करो। यही से आवाज आती है। उन्हें तय करना होगा कि वे ब्रिटेन या अमेरिका के प्रति वफादार हैं, या हम इस्लाम के प्रति वफादार हैं। और मुझे कहने में अफसोस है, अगर आपके मन में कभी कोई शक था तो अब उसे खत्म कर देना चाहिए। हम देख रहे हैं कि पश्चिमी देशों में मुसलमान बार बार इस्लाम के प्रति अपनी वफादारी साबित कर रहे हैं। यह डी एयरबॉर्न से अभी आया है। इनमें से कोई भी अमेरिका के प्रति वफादार नहीं है। इनमें से कोई भी नहीं, एक भी नहीं। अगर आप उनसे पूछे तो शायद कुछ अपवाद हो सकते हैं जो सिर्फ सामाजिक दबाव के कारण वहां हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे तो वे कहेंगे, नहीं, मैं इस्लाम के प्रति वफादार हूं। अमेरिका के बारे में उनके पास कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। अमेरिका के बारे में कहने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए आपको अपने मूल्यों को लागू करने में बिल्कुल निर्दयी होना पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे प्रतिनिधि टॉम एमर कह रहे हैं। हम सभी की संस्कृति का सम्मान करते हैं। हम इससे खुश हैं जब तक आप एक अमेरिकी हैं। अपनी संस्कृति का जश्न मनाइए। मुझे फर्क नहीं पड़ता, इतालवी, पोलिश, आप जानते हैं, सोमाली, ठीक है। लेकिन वे घुलते मिलते नहीं हैं, और अगर वे घुलते मिलते नहीं हैं तो उन्हें वापस वहीं चले जाना चाहिए जहां से वे आए हैं। बिल्कुल तर्कसंगत, पूरी तरह से तर्कसंगत। मैंने ये बात अपने परिवार के सदस्यों से भी कही है। अगर आपको ऑस्ट्रेलियाई जीवन शैली या सरकार के फैसलों से समस्या है तो आपके पास आलोचना करने का लोकतांत्रिक अधिकार है। चाहे आर्थिक, स्वास्थ्य या शिक्षा नीति हो, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पश्चिमी समाज के डीएनए को बुनियादी रूप से बदलना या उसमें बदलाव करना चाहते हैं तो मैं आपके रास्ते में खड़ा हो जाऊंगा। मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप पाकिस्तान के प्रति वफादार हैं तो पाकिस्तान वापस चले जाएं। अगर आपको पाकिस्तान की याद आती है तो वापस चले जाएं। कोई आपके लिए रोएगा नहीं। माफ कीजिए राल्फ, मुझे पता है ये पारिवारिक शो है। तो जाहिर है उसने कुछ कहा, सोमालिया का जिक्र किया।
भाई के साथ संबंध बनाने वाली को बात समझ आ गई और वो नाराज हो गई। उसने यही कहा। उसने कहा, मैं पूरी तरह कांग्रेस में घुल गई, फिर भी ये मुझसे कहता है वापस जाऊं। भाई से संबंध बनाना घुलना नहीं है। अमेरिकी करदाता या सोमाली हितों के साथ धोखाधड़ी या पक्षपात घुल मिलना नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है। मेरे पास कुछ वीडियो क्लिप्स हैं जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि वो कितनी घुल मिल गई है। देखिए। दुनिया के लिए उम्मीद की किरण अब बदल कर आप जानते हैं उनमें से एक बन गई है। आप उसकी आवाज़ कैसे सहन करते हैं? माफ़ कीजिए, मुझे ये सब बहुत तकलीफ-देह लगता है। उसकी बोलने की शैली और सिर पर तौलिया बांधना, ये क्या है? ये अमेरिकी संस्कृति के खिलाफ है। वो कहना क्या चाहती है? मुझे फिर से ध्यान केंद्रित करने दीजिए, क्योंकि मैं सच में नहीं कर पा रहा हूँ। वो मुझे बहुत परेशान करती है। दुनिया के लिए आशा की किरण बनने वाला देश अब सबसे बुरे देशों में से एक में बदल गया है। स्थापित हुआ था। अमेरिका अब सबसे बुरे देशों में से एक बन गया है। उसे बाहर निकालो, उसे बाहर निकालो, उस कमीनी को बाहर निकालो। 11 सितंबर के बाद, क्योंकि उन्होंने माना कि कुछ लोगों ने कुछ किया। हमारे देश को चाहिए कि कुछ लोगों ने कुछ किया, आप जानते हैं, बस उसे नजरअंदाज कर दो। 3000 अमेरिकियों की मौत हो गई, किसे फर्क पड़ता है? कुछ लोगों ने ये किया, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। मैं 11 सितंबर 2001 से पहले वाला अमेरिका चाहता हूं। मैं वही अमेरिका वापस चाहता हूं। मैं वो अमेरिका चाहता हूं जिससे आतंकवादी डरे। कहीं ना कहीं कुछ बहुत गलत हो गया, कुछ बहुत ही गलत हो गया। मुझे वो अमेरिका बहुत पसंद है। मुझे पता है उस समय मैं डरा हुआ था और सही भी था। मुझे डरना चाहिए था। तुम दुनिया के सबसे ताकतवर देश के दिल में जाकर वहां 3000 लोगों को मार देते हो। ओह, इसकी बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसी वजह से मुझे इजराइल बहुत पसंद है। माफ कीजिए, बहुत लोग हैं। हाँ, हिलाओ। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि तुम हम चाहते हैं कि तुम इसके बारे में बहुत गहराई से और लंबे समय तक सोचो। अगर तुम हार गए या तुम्हारी आतंकवादी महत्वाकांक्षाएं सफल नहीं हुई तो क्या होगा? हाँ, बिल्कुल हो सकता है तुम हमारे कुछ हजार लोगों को मारने में कामयाब हो जाओ, लेकिन दोस्त, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। शाबाश इजराइल, तुम पर गर्व है, तुम पर गर्व है। हमारे देश भर में गोरे आदमी से ज्यादा डरना चाहिए और हमें ऐसा करना चाहिए। देश भर में सुंदर गोरे आदमी से डरना चाहिए। जानते हो क्यों? मैं फिर कुछ कहने जा रहा हूं जो 6 महीने पहले तक राजनीतिक रूप से गलत माना जाता। मैं कहूंगा कि गोरे लोग और पश्चिमी दुनिया में भी गोरे लोगों को भुला दिया गया है। गोरे पुरुषों को भुला दिया गया है। वे बहुत उदार हो गए, वे बहुत नरम हो गए। लेकिन आपको याद रखना चाहिए, सिर्फ 100 साल पहले तक ये लोग अपने विश्व व्यवस्था के लिए लाखों लोगों को मार रहे थे। ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं। अगर ये कर सकते तो करते, पर इनके पास वो तकनीक, सेनाएं या अर्थव्यवस्था नहीं है, इसलिए हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं। मानव सभ्यता में समाज हमेशा अपने हितों का ही ध्यान रखते आए हैं। सफेद सभ्यता, जो मुख्यतः सफेद लोगों की है, मेरा मतलब है आमतौर पर पश्चिमी सभ्यता, उन्होंने अपनी सभ्यता बाकी दुनिया पर लागू की, जिसके लिए मैं आभारी हूं। सोचिए, अगर हम उस दुनिया में रहते जहां सोवियत, चीनी या अफ्रीकी हावी होते, वो दुनिया जीने के लिए बहुत कठिन और क्रूर थी। लेकिन करीब 100 साल पहले गोरे आदमी ने अपनी व्यवस्था बनाई, जो उनकी सबसे अच्छी दुनिया थी। हम द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से इसका लाभ उठा रहे हैं, लेकिन वे कहीं न कहीं नरम और बहुत उदार हो गए, और इसका नतीजा बहुत अच्छा नहीं रहा। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि श्वेत व्यक्ति फिर उठे और दुनिया को याद दिलाए कि वे क्या कर सकते हैं। महान ब्रिटिश साम्राज्य ने दुनिया की 25% भूमि पर शासन किया था। दुनिया उस छोटे से द्वीप से आए श्वेत व्यक्ति से डरती थी। मैं चाहता हूं कि ऐसा फिर से हो, मैं चाहता हूं कि ऐसा फिर से हो। तो वो कह रही है कि हम श्वेत पुरुषों से डरते हैं, हमें श्वेत पुरुषों से डरना पड़ता है, या कुछ ऐसा। क्या उसने यही कहा? तुमने अभी तक देखा भी नहीं है, ये अभी शुरू भी नहीं हुआ है जानू, ये होने वाला है, और मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। हमारे देश भर में गोरे आदमियों के
और हमें सबको मिलकर सड़कों पर होना चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया जानने के लिए हमें सबको मिलकर सड़कों पर होना चाहिए और आपको बाहर निकाल देना चाहिए। कल रात जो गोलीबारी हुई थी उसके बाद से मैं जा रही हूँ। हमें प्रोफाइलिंग और निगरानी करनी चाहिए। देखो, एक और इस्लामवादी उसे अपनी बातें दोहराने दे रहा है। और श्वेत पुरुषों के कट्टरपंथी बनने से लड़ने के लिए नीतियां बनानी चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस यहाँ है। वडन कदिगे इन सोमालिया और लेड्यो वलहीस उ खबताए इन मालिन वडन कदिगे आया कु धबधाए उ धबताए इन लेड्यो वा लेड्यो। तो फिर वापस जाओ। मुझे यकीन है कि ट्रंप तुम्हारे हवाई किराए के लिए खुशी खुशी पैसे देंगे। हे भगवान, ये अमेरिका है। देखो दोस्तों, ये वीडियो साउथ अफ्रीका से है। वो कह रहा है, हम गोरे आदमी के बच्चों को मार देंगे, हम उनकी औरतों को मार देंगे, हम जो भी अपने रास्ते में पाएंगे उसे मार देंगे। और दिल गब्बर थामा। संसद सदस्य, वो साउथ अफ्रीका में संसद सदस्य है। साउथ अफ्रीका सबसे अच्छा उदाहरण है ये देखने के लिए कि जब वो लोग जो देश का निर्माण करते हैं, उस बकवास को मत मानिए कि हमारे अश्वेत लोगों ने इस देश को बनाया या अश्वेत लोगों ने इंग्लैंड को बनाया। नहीं, ऐसा किसी ने नहीं किया। उन देशों के मूल निवासियों ने उन देशों का निर्माण किया। और ये दूसरे पूर्व बसाटी उपनिवेश जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या कनाडा, ये भी अपवाद है। इन्हें वहाँ के मूल निवासियों ने नहीं बनाया, इन्हें श्वेत यूरोपियनों ने बनाया। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। वे बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका प्रवासियों ने बनाया था, जैसे कि नॉर्वे, ब्रिटेन या आयरलैंड से आया प्रवासी घाना, सोमालिया या सीरिया से आए प्रवासी के बराबर है। इसे देखिए, मेरे पास इन गद्दारों के और वीडियो हैं। इसे देखिए, इल्हान उमर का क्षेत्र है और वो कहती हैं कि घुल मिल गई हैं। यही है घुलना मिलना। हे भगवान, मैं अमेरिकी सेना की पूरी ताकत छोड़ना चाहता हूं। फिर देखते हैं इनके सहयोगी और इनका अल्लाह क्या करता है। इसी कारण मैं और अधिक इजराइल के पक्ष में हूं। इन लोगों को चिढ़ाने के लिए मुझे इजराइल की परवाह न होते हुए भी मैं उसका समर्थन करूंगा, क्योंकि मैं इनके स्वभाव को जानता हूं। मैं वोक राइट वालों से इसलिए नफरत करता हूं क्योंकि वे सिर्फ इजराइल से नफरत करते हैं और ऐसे लोगों के साथ मिल जाते हैं जिन्हें देखो ये जिहादी तुम्हारा सिर कलम करना चाहते हैं। इसे देखो। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मानवीय दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये जरूरी है कि आप उसे पसंद करते हैं या नहीं। ये लोग अपनी जनजाति के अनुसार वोट करते हैं और वफादार रहते हैं। वे अपनी जातीयता के प्रति वफादार होते हैं। कल्पना कीजिए, अमेरिका में एक गोरा व्यक्ति है। उसने कहा, मैं हमेशा अपने जैसे गोरे को ही वोट दूंगा। सोचिए जरा, सोचिए, उसने ऐसा कहा। वही डेमोक्रेट्स आधा देश जला देंगे। लेकिन यहाँ ये आदमी खुलेआम कह रहा है कि चाहे आपको वो पसंद हो या ना हो, बस उसे वोट दो। उसे अमेरिका की सरकार में होना चाहिए क्योंकि वो सोमाली है। और हमने वही व्यवहार यूके में भी देखा है। ये कोई नई घटना नहीं है। हमने ये यूके में देखा है। पाकिस्तानी बस दूसरे पाकिस्तानियों को वोट देते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें ये भी नहीं पता कि उनकी नीतियां क्या हैं। कुछ तो अंग्रेजी भी नहीं बोलते। किसी को परवाह नहीं है। वे जातीय और जनजातीय आधार पर वोट दे रहे हैं। हम सोमालिया में हैं और हम यहाँ हैं और हम यहाँ खड़े हैं और हम यहाँ खड़े हैं। ये सभी साथी सोमाली है। मैंने खुद को ढाल दिया। चलो उसे देखें। चलो उसके घुलने मिलने के और सबूत देखते हैं। यहाँ है और हम यहाँ हैं और हम सिमुलेशन में खड़े हैं। हम यहाँ हैं और हम यहाँ खड़े हैं और हम वहाँ खड़े हैं। वे लोग हैं जिनसे मैं अपनी संस्कृति साझा करता हूँ। हम आपसे सहमत हैं,
ये सच है। आप अपनी संस्कृति अमेरिका के साथ साझा नहीं करते जब तक आप यह नहीं कह रहे कि अमेरिकी और सोमाली संस्कृति एक जैसी है। सही है। हम यहाँ हैं और हम यहाँ खड़े हैं और हम वे वही लोग हैं जिनके लिए उसके दिल में दया है। तभी उसने मिनीसोटा में सोमाली लोगों के अरबों डॉलर की धोखाधड़ी को आसान बनाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। दोस्तों, इशारा समझो। राधिनायु, उसने जो भी गाना गाया सही तरीके से गाया। यूसरी, मैं तुम्हारे साथ सख्त नहीं होती। मैं कोशिश करूंगी पर नहीं जानती जिंदगी किस ओर जाएगी। वो तुम्हारे पैसों से सोमालिया सुधारना चाहती है तो वहीं जाओ। आइयो, हम यहाँ खड़े हैं और हम यहाँ ही खड़े हैं। आगो खाओ। देखो, मैंने कई बार कहा है कि मुझे पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूं, पाकिस्तान सोमालिया से कहीं बेहतर देश है। अगर मैं सोमाली होता तो शायद करता। मुझे लगता है कि तब मैंने अपने ही देश पर परमाणु हमला कर दिया होता। हम यहाँ हैं और हम यहाँ खड़े हैं। हम यहाँ हैं और हम यहाँ खड़े हैं और हम यहाँ खड़े हैं। क्यों? क्या यह बहुत बड़ा हितों का टकराव नहीं है? वह कह रही है, जब तक मैं संसद में हूं, मैं उस देश की मदद करूंगी जहां से मैं आई हूं। क्या ये बड़ा हितों का टकराव है? यही है आपके लिए समावेशन। यही है समावेश। कौन इस बदनाम क्लिप को भूल सकता है? आपकी नई सहयोगी जो न्यूयॉर्क से आई हैं, शेवी चेवी, उन्होंने लोगों से अमेरिकी झंडे पर अपने गंदे हाथ लगाने के लिए कहा है। क्या आप इसकी निंदा करेंगे? आप डेमोक्रेट्स अमेरिका से क्यों नफरत करते हैं? नहीं, एक डेमोक्रेट नहीं है। आपकी निंदा करें। वो डेमोक्रेट नहीं है, वो सोमाली है। वो डेमोक्रेट होने का नाटक कर रही है, क्योंकि डेमोक्रेट्स या वामपंथी वे सबसे मूर्ख लोग हैं। उन्हें बेवकूफ़ बनाना आसान है। सब कुछ इसीलिए है। मामदानी, मेहदी हसन और बाकी लोग वामपंथी होने का दिखावा करते हैं, जबकि वे इस्लामवादी और जिहादी हैं। लोगों से अमेरिकी झंडे पर अपने गंदे हाथ लगाने के लिए कह रहे हैं। शाबाश। हमें अपने संवैधानिक अधिकारों से भी समझौता करना होगा। अगर आप अमेरिकी झंडे का अपमान करते हैं तो यह ऐसा अपराध है जिसके लिए देश निकाला दिया जा सकता है। देखिए, उसने सोमालिया के राष्ट्रपति को हमारा राष्ट्रपति कहा। या शायद मेरे परिवार को जो सोमालिया से आए थे यहाँ आने का मौका मिला। वो गद्दार है। उसे देश से निकाल देना चाहिए। मैं परेशान हूं क्योंकि मैंने सुना है कि उसने अपने भाई से शादी की और मिनीसोटा में अरबों डॉलर की सोमाली धोखाधड़ी में शामिल है। FBI कहाँ है? FBI कहाँ है? क्या हम इतने बेकार हैं? या फिर शायद वो निर्दोष है? मुझे नहीं पता।